हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके साथ हूं। हालांकि ये टॉपिक लंबा है, बट कोशिश करेंगे छोटी छोटी वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करने की कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं और सामान आपको वहाँ पे अगर खरीदना पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है। चलिए डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें, जब भी कोई सामान प्रोक्योर करना होता है, प्रोक्योर मीन्स जब कोई सामान खरीदना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स क्या हैं? अगर आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं तो आपको जो फॉलो करना पड़ता है वो है HPFR 2009। और HPFR 2009 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें रूल नंबर 91 से लेकर 133 यहाँ डिटेल में बताया गया है कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या है। प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज करने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या हम परचेज कर सकते हैं, कौन कौन सी तरीके हैं जहां से हम प्रोक्योरमेंट रहेगी, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें सरकारी डिपार्टमेंट में फॉलो करनी पड़ती है। चलिए डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें केवल लगता है कि हम सिर्फ गुड्स मीन्स जो सामान है वही प्रोक्योरमेंट करते हैं। हालांकि अगर हम रूल की बात करें तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है गुड्स, एक है सर्विसेज और एक है कंसल्टेंसी। देखिए, गुड्स का मतलब ये है कि जो सामान जिसे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और फिजिकली हमारे पास आ रहा है, मीन्स जिसे हम टच कर सकें, जिससे जो टाइटल है मीन्स जो राइट है उसका भी हमारे पास आ जाता है। उसका जो टाइटल मीन्स जो ऑनरशिप है वो भी चेंज होती है। तो जैसे मान लीजिए हम गए गाड़ी लाने, गाड़ी खरीदी और गाड़ी अब आ गई, मेरे नाम रजिस्टर होगी, तो मीन्स उसे हम बोलेंगे गुड्स। अगली आती है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है कि जो सामान है वो तो रहेगा जिसका जो ऑनर है, बस उसकी हम फैसिलिटीज ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं और मुझे गाड़ी खरीद करके ना लेके मुझे हायर करनी है, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए, तो गाड़ी की जो ऑनरशिप है वो जो उसका सप्लायर है उसके पास ही रहेगी, मैं सिर्फ सर्विसेज लूंगा, तो इसे हम बोलते हैं सर्विसेज। कंसल्टेंसी थोड़ा सा हटके है। जब हमें कोई एक्सपर्टाइज, कोई हायर लेवल की जो सर्विसेज चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं कंसल्टेंसी। हालांकि अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इस पर कई वीडियो बना चुका हूं। एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान करके आप सर्च करिए, वहां पे आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं जस्ट छोटी छोटी वीडियो बनाना की कोशिश कर रहा हूं तो ज़्यादा इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, रूल की बात करूं तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपके लिए GFR 2017 रूल एप्लीकेबल हैं। उसमें डिटेल में बताया गया है कि प्रोक्योरमेंट मीन्स एक जो हम कोई परचेज कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट का क्या रूल है। अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के जो HPFR 2009 के जो रूल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। HPFR 2009 के रूल में ही लिखा है कि देखिए, HPFR 2009 में तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस क्या रहने वाला है। चैप्टर नंबर 6 में इन्होंने डिटेल में बता दिया है, बट उसी में ही इन्होंने बोला कि देखो, कंट्रोलर स्टोर क्या है कि वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक विंग है जो कॉमनली यूज होने वाली आइटम्स हैं उनके लिए रेट कॉन्टैक्ट करता है, उनकी जो सप्लायर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उस डिपार्टमेंट के द्वारा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो कंट्रोलर स्टोर है वो भी टाइमली जो है वो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस जारी करते रहते हैं। तो HPFR 2009 के साथ साथ हमें ये जो कंट्रोलर स्टोर की जो नोटिफिकेशन हुई है 24/10/2013 की, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको भी हमें साथ साथ फॉलो करना की जरूरत पड़ती है। चलिए अगली हम बात करें, जब भी प्रोक्योरमेंट करनी होती है तो देखिए, सबसे पहले जो एक, अगर आप हेड ऑफ द ऑफिस हैं तो आपके पास जो आपके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं या सबॉर्डिनेट आपका स्टाफ है, वहाँ से एक रिक्वेजिशन आनी चाहिए कि सर हमें ये सामान खरीदना है या ये हमें प्रोक्योरमेंट करनी है। जब आपके पास रिक्वेजिशन आ जाती है तो अगला काम आपने देखना होता है कि क्या मेरे पास इसके लिए बजट अवेलेबल है या नहीं है। अगर बजट है तब तो ठीक है, अगर बजट अवेलेबल नहीं है तो अपने हेड ऑफ ऑफिस को या जो आपका HOD है उनके लिए बजट के लिए पहले आप अप्लाई करिए। जब आपके पास बजट आता है उसके बाद आप लोग बजट के प्रोसेस पे या प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस पे जा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ हमने प्रोक्योरमेंट करनी होती है तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो पब्लिक बाइंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं। पब्लिक बाइंग मीन्स सरकारी सामान जब आपने कोई खरीदना है, सामान सरकारी खरीदारी करनी है तो उसके लिए हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो हमें फॉलो करने की जरूरत होती है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? देखिए,
अगर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, वैसे तो HPFR 2009 के जो रूल 10 है उसमें भी इन्होंने फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी बताई गई है, उसको भी आपने साथ में ध्यान रखना है। बट अगर हम इस HPFR 2009 के जो प्रोक्योरमेंट के चैप्टर हैं इसमें इन्होंने जो रूल 92 में डिटेल में बताया है कि देखिए, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी ये हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम कोई सरकारी खरीदारी करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी सप्लायर हैं उनको हमने फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट करनी है। मीन्स ऐसा नहीं करना कि एक ही सप्लायर से बार बार सामान लिए जा रहे हैं। हमने जितने भी सप्लायर हैं, प्रोस्पेक्टिव बिडर हैं या जो प्रोस्पेक्टिव बंडर हैं, उनको हमने इक्वली ट्रीट करना है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इक्वली ट्रीट करेंगे ना हर वेंडर को, तो हमें अच्छा प्रोडक्ट आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और रेट भी कंपिटिटिव रेट पे अच्छा रेट हमें मतलब सस्ते रेट पे हमें सामान मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि जब भी कोई सामान आपने खरीदना है, अगर आप प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, प्रोक्योरमेंट एंटिटी मीन्स अगर आप डिपार्टमेंट में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी सामान लेना है उसकी पहले स्पेसिफिकेशन कि क्या लेना है, दूसरा क्वांटिटी कितनी लेनी है, तीसरा हमें देखना है कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई सामान लेना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लीजिए, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सामान मत लीजिए, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वायलेशन ऑफ जो हमारा प्रोक्योरमेंट की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इसके साथ साथ और जो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं इट शुड बी फेयर। मीन्स कोई इसमें ऐसा कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इट शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रीजनेबल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए होने चाहिए। अगली जो बात आती है कि जब भी आपने कोई सामान प्रोक्योरमेंट करनी है, यू शुड बी सेटिस्फाई कि ये जो मैं सामान ले रहा हूँ ये ठीक है और मेरे को इसकी सच्ची ही डिपार्टमेंट को ज़रूरत है। अगली बात आती है कि ये जो आपने इंश्योर करना होता है कि ये जो रेट, जो देखो हमने इसमें अलग अलग मोड रहते हैं, L1 पे भी जाना पड़ता है, विदाउट कोटेशन भी जाना पड़ता है, और डिटेल में मैं चर्चा करूँगा। बट आपने इंश्योर करना कि जिस भी रेट पर आप डिपार्टमेंट में सामान ले रहे हैं, चाहे आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, फिर भी लास्ट में आपने इंश्योर करना होता है कि ये जो सामान है ये रेट रीजनेबल है। अगली बात आती है कि जितना भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोक्योरमेंट करते हैं उसका एक प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि कल को ये ऑडिटेबल है, आप अकाउंटेबल हैं, डिपार्टमेंट से कभी भी कोई RTI में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आपको ये पूरा रिकॉर्ड जो वो मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, मैंने बता दिया, देखिए पहले तो अगर हम मैंने चर्चा कर दी कि देखो गुड्स प्रोक्योर कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोक्योर कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग रूल हैं। हम सिर्फ आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये जो आपने सामान खरीदना है, मीन्स कोई आर्टिकल आप प्रोक्योर करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या क्या रूल रहने वाले हैं। देखिए अगर हम प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज कर रहे हैं कोई सामान, तो उसके लिए जो रूल है हमारा, मैंने बताया था कि रूल 92 से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रेट कॉन्टैक्ट। देखिए ये हायरार्की है, ये हमें फॉलो करनी ही पड़ती है। अगर किसी चीज़ का रेट कॉन्टैक्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द प्रोडक्ट, या जो रेट कॉन्टैक्ट को ही हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगली बात आती है कि अगर रेट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है किसी चीज़ का और डिपार्टमेंट को वो सामान खरीदना है, तो फिर हम जा सकते हैं जेम पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये 2017 से हिमाचल प्रदेश में भी अडॉप्ट हो गया है। तो अगर रेट कॉन्टैक्ट पे सामान अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग जाएंगे जेम पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये ऑनलाइन एक साइट है जहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी रेट कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल नहीं है, जेम पे भी अवेलेबल नहीं है, तो छोटा मोटा सामान अगर लेना है तो हम विदाउट कोटेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ लिमिट है कि कितना क्वांटिटी तक हम जो वो सामान विदाउट कोटेशन ले सकते हैं, कितना पूरे साल में ले सकते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर देखिए एक रूल 98 में, HPFR का जो रूल 98 है, इसमें HOD मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करता है कि छोटा छोटा सामान जो, क्योंकि डिपार्टमेंट में छोटे छोटे सामान प्रोक्योरमेंट करना होता है तो इतनी लंबी फॉर्मेलिटी करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए एक लोकल परचेज कमेटी भी बनती है। प्रॉपर्ली जो HOD नोटिफाई करते हैं, अगर नोटिफाई हो गई है तो ये भी प्रोक्योरमेंट कर सकती है बिना कोटेशन के। इसकी एक लिमिट है स्पेसिफाई 1 लाख रुपए तक। तो उसके बाद अगर मान लीजिए जो बड़ी प्रोक्योरमेंट करनी है, बड़ा सामान कोई डिपार्टमेंट ने परचेज करना है, तो उसके लिए फिर बिड्स का प्रोसेस है। बिड्स ऑब्टेन करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टिव बिडर से।
और बिड के माध्यम से प्रोक्योरमेंट की जाती है। चलिए, आपको थोड़ा थोड़ा अभी लग रहा होगा कि क्या है ये 5 मोड मैंने बताए हैं प्रोक्योरमेंट के। एक एक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रेट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, ये उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी लिमिट बता रहा हूँ कि लिमिट कितनी है। अगर आपने बिना कोटेशन का सामान लेना है तो 3,000 रुपये तक है। उसके बाद अगर लोकल परचेज कमेटी की अगर बात करें तो 1 लाख रुपये तक जो सामान प्रोक्योर करना है एक बार, और तो बिना कोटेशन के लिए जा सकता है। रेट कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे लाखों का करोड़ों का सामान अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो वहाँ से ले सकते हैं। अगली बात आती है बिड। बिड ये 3 तरह की होती है। एक होती है लिमिटेड टेंडर सिस्टम, दूसरा होता है एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम, और तीसरा होता है सिंगल टेंडर सिस्टम। इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ी थोड़ी लिमिट बता रहा हूं कि अगर आपने लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जाना है तो 10 लाख तक का सामान एक बार में जो है वो परचेज कर सकते हैं। एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे जाना है तो 10 लाख से ऊपर अगर सामान खरीदना है तब आप जा सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोप्राइटरी आर्टिकल नेचर की आइटम्स हैं, और अगर वो आपने लेनी है तो सिंगल टेंडर सिस्टम पे भी आप लोग प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक एक पे डिटेल में चर्चा करता हूँ। सबसे पहला नंबर आता है रेट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला कि किसी चीज़ का अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ आपको लिमिट में भी पता चल गया कि कोई लिमिट नहीं है, कितने लाखों रुपए का सामान आप रेट कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हैं और वहाँ पे ले सकते हैं। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, देखिए, कंट्रोलर स्टोर, COS स्टैंड फॉर कंट्रोलर ऑफ स्टोर। कंट्रोलर स्टोर मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है जो कॉमनली यूज आइटम्स हैं जो हर डिपार्टमेंट में यूज होती हैं, जैसे फर्नीचर हुआ, कोई हीटर हुए, या कोई और सीमेंट सरिया, ये कुछ जो कॉमनली हर डिपार्टमेंट में यूज होता है, तो उसको परचेज करने के लिए ये रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंट्रोलर स्टोर वाले। और इनका एक अपना प्रोसेस रहता है। जब किसी को इन्होंने रेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उन्हें बोलते हैं रेट कॉन्ट्रैक्टर। तो आप सिंपली रेट कॉन्ट्रैक्टर के पास उसको रिक्वेजिशन देंगे और वो आपको सामान जो वो दे देगा। कोई लंबी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। और कंट्रोलर स्टोर जो है वो मैंने बता दिया कि ये होना चाहिए, किसने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया होना चाहिए, कंट्रोलर स्टोर ने। दूसरी बात आती है कि ये जो होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट जनरली 1 साल के लिए होता है, हालांकि केवल इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अगर आपको देखना है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट किस किस चीज़ का हुआ तो आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश की, उस पर जाके एक वहाँ पे आइकन आता है कंट्रोलर स्टोर। तो कंट्रोलर स्टोर पे जाके आप रेट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट का रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कौन कौन सी आइटम्स का। अगली बात आती है कि ये जो कंट्रोलर स्टोर है, ये जितने भी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो सामान बनाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं 1 से 3 साल के लिए। और फिर इनकी जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर इन्होंने बिड में पार्टिसिपेट करना है, जो इनके ऑथराइज सप्लायर हैं, तो उनको जब भी आप बिड करते हैं आपको तो वहाँ पे टेंडर फीस जमा करानी पड़ती है, साथ में हमें EMD लेनी पड़ती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। बट इनको एग्जम्पशंस हैं। अगर ये जो कंट्रोलर स्टोर के पास रजिस्टर हो गए ना सप्लायर, तो उनसे हमें बिड सिक्योरिटी या फिर EMD है या जो टेंडर फीस है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दीज चार्जेस। चलिए, अगली बात करते हैं कि ये जो परचेज होती है प्रोक्योरमेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपने क्या करना कि मान लीजिए रेट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का हुआ है। मैंने बोला कहाँ मिलेगा, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन आर्टिकल हैं जिनका रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर वो वहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट की कोई लिस्ट में आपको लग रहा है कि जो सामान लेना है वो वहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में है, तो वहाँ पे 3-4 जो इन्होंने अथराइज रेट कॉन्ट्रैक्टर की होते हैं कि जो सप्लायर हैं इन चीज़ों के, आप जल्दी उन्हें सिंपली उनको रिक्वेस्ट डालिए और वो सामान जो आपके पास पहुंच जाएगा। ये जो सामान देने की इनकी एक लिमिट फिक्स की गई है कि जब आप उसको सप्लाई ऑर्डर दे देते हैं रेट कॉन्ट्रैक्टर को, तो रेट कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेवारी बनती है कि 45 डेज के अंदर अंदर आपको सामान FOR मीन्स आप किराया कोई नहीं लगेगा, बस ये सामान जो आपके ऑप्स में बिना किराए के मीन सब कुछ उन्होंने देना है, बस आपके ऑप्स में पहुंच जाएगा। ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट की जो रेट होते हैं इसमें सारी चीज़ें इंक्लूसिव होती हैं। अगली बात आती है कि जब पेमेंट कब करेंगे। देखिए, जब आपके पास सामान आ गया, आप सामान को देखिए ठीक है, अच्छा है, कैसा है, उसके बाद विद इन 21 डेज जो है वो आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं जब उनका बिल आपके पास आ जाता है। अगली बात आती है कि देखिए, अगर सामान अच्छा नहीं है, क्वालिटी एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। और अगर सामान बहुत बुरा है या क्वालिटी नहीं है अच्छी या क्वांटिटी जितनी मंगवाई थी वो पूरी नहीं है, तो आप कंट्रोलर स्टोर को कंप्लेन भी कर सकते हैं और ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट
वाले फर्म है, इसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अगले एक ये तो था जो पहला मोड था हमारा रेट कॉन्टैक्ट। अगर रेट कॉन्टैक्ट पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो दूसरी बात आती है जेम पे। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना भूल गया कि कुछ एक और रेट कॉन्टैक्ट, ये तो हो गया ना कंट्रोलर स्टोर ने, अगर और भी जैसे रेट कॉन्टैक्ट किए होते हैं, अलग अलग पीएसयू बोर्ड कॉर्पोरेशंस हैं, उन्होंने भी रेट कॉन्टैक्ट किए हैं। तो देखो, अगर आप वहाँ से भी सामान लेना चाह रहे हैं तो एक आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जो उन्होंने रेट फाइनल किए हैं वो किए हैं कंपिटिटिव बिड पे। एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, अगर आपका वो सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर आप उनसे भी सामान जो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। अगला जो दूसरा मोड है वो है जेम। जेम मैंने बता दिया है, इसका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये ऑनलाइन एक ई कॉमर्स साइट्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इसमें जो ये 19 जुलाई 2017 से हिमाचल प्रदेश में भी एप्लीकेबल है। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं था। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। इस पे डिपार्टमेंट को पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। 3 इसमें जो हम वो रहते हैं, एक बायर रहता है, एक डीडीओ रहता है और एक रहता है कंसाइनी। ये 3 रोल हैं जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जेम बाई संख्यान करके सर्च करिए, वहाँ पे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। अगली इसमें जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, मैंने बताया कि ये गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करने का एक पोर्टल है। ये पेपरलेस है, मीन्स कोई ज़्यादा लंबी पेपर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक इन्होंने कुछ लिमिटेशन दे रखी है कि कितना सामान आप जेम से खरीद सकते हैं। देखिए, अगर पहले तो ये 25,000 था, बट लेटेस्ट अमेंडमेंट जेम में हो चुकी है। अगर कोई सामान लेना है आपने एक बार और उसकी जो कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है वो अगर 50,000 तक है तो आप कुछ नहीं, सिंपली जाइए जेम पे, वहाँ पे ऐड टू कार्ट करिए और वहाँ से डायरेक्ट परचेज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से सामान आप परचेज कर सकते हैं। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप कोई मान लीजिए अपने लिए मोबाइल लेना है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ऐड टू कार्ट किया, ऑर्डर किया और आपके पास आ जाता है। इन द सेम वे अगर कोई 50,000 तक का कोई सामान आपने एक बार लेना है तो आप जेम पे जाइए, एज ए बायर वहाँ पर लॉग इन करिए और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डाल के आप देखिए, जो आपको अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपैरिजन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। दूसरा आता है L1 परचेज। देखिए, L1 परचेज पहले ये 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक था। अब ये इन्होंने लिमिट बढ़ा दी है, मींस 50,000 से लेकर अगर 10 लाख तक कोई सामान आपने प्रोक्योरमेंट करना है एक बार, तो मैं बात करूँ एक बार, तो अगर ये जो सिंगल बिल अगर आपका 10 लाख तक है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि 3 OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, 3 जो अलग अलग ब्रांड हैं उनको कंपेयर करेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन पैरामीटर डालेंगे और जिसके भी रेट L1 आते हैं, L1 मीन्स लोवेस्ट वन, जिसके भी रेट कम आते हैं उससे आप सामान परचेज कर सकते हैं। तीसरा जो मोड है वो है बिड्स और RA। अगर 10 लाख या इससे अधिक का सामान आपने प्रोक्योरमेंट करना है जेम के माध्यम से तो आपको बिड्स लगानी पड़ेगी। कोई लंबा फॉर्मेलिटी नहीं है, 7 स्टेजेस उन्होंने स्टेप्स बनाए। अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक क्रिएट करता है। सब कुछ कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, आपने जस्ट पैरामीटर सेलेक्ट करिए और उसके बाद बिड एक ऑप्शन आती है, वहाँ पे जाइए और बिड आपकी पब्लिश हो जाएगी। अगली जो RA की एक बात रहती है, RA मीन्स रिवर्स ऑक्शन। देखिए, होता क्या है कि जैसे बिड पे रेट आ गया, मान लीजिए कोई कंप्यूटर बोल रहा है कि 50,000 में देने के लिए तैयार है। अब L1 आ गया 50,000। अब 50,000 के ऊपर दोबारा हम रीबिड करेंगे कि भाई 50,000 पे ये सामान देने के लिए अवेलेबल है। अगर इससे भी कम रेट पे कोई सामान देने के लिए तैयार है तो उसे बोलते हैं री ऑक्शन, मीन्स रिवर्स ऑक्शन। ओके, दोबारा ऑक्शन की जा रही है, जो एक L1 रेट है उसे बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। तो ये अलग अलग मोड है। मैंने बताया था कि इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, एक या 2-3 वीडियो बनाई है, तो आप इसको डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जेम से प्रोक्योरमेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं जस्ट आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तीसरा आता है विदाउट कोटेशन। विदाउट कोटेशन का मतलब है कि देखो, अब छोटा सा सामान लेना, मान लीजिए मुझे 10 पेन ऑप्स के लिए खरीदने हैं, तो लंबी फॉर्मेलिटी पे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लंबी फॉर्मेलिटी करेंगे तो फिर डिपार्टमेंट में सामान प्रोक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो HPF 2009 है, इसका जो रूल 97 है, इसमें बताया गया है कि अगर आपको एक बार कोई सामान इकट्ठा खरीदना है और उसकी कीमत 3,000 रुपये तक है,
₹3000 इसमें इंक्लूसिव है, मीन्स ₹3000 तक कोई अगर आपका बिल बन रहा है तो फिर आपको कोटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, जो जो आपका छोटा छोटा सामान है उसका लाले से जो भी वेंडर है उससे बिल लेके आ जाइए और उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगली बात आती है कि ये तीन तीन फिर तो क्या होगा ना, स्प्लिटिंग हो जाएगी। मान लीजिए मुझे चाहिए 10 कंप्यूटर और मैं क्या करूँगा, या मान लीजिए मुझे चाहिए 10 पर्दे, तो मैं क्या करूँगा, 2 पर्दे अभी ले लिए, 2 पर्दे बाद में ले लिए, 2 पर्दे बाद में ले लिए, तो स्प्लिटिंग इज़ नॉट अलाउड। देखिए रूल 99 HPFR का बोला गया कि स्प्लिटिंग नहीं करनी है। तो स्प्लिटिंग मीन्स छोटे छोटे पार्ट में कोई सामान नहीं लेना है, जो लेना है आपने इकट्ठा लेना होता है, ताकि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल की एक एडवांटेज रहती है। तो इसमें इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि स्प्लिटिंग ना हो, तो इन्होंने बता दिया कि ₹3000 का एक बार आप कोई सामान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट 3-3 हज़ार करके पूरे साल में ये सामान जो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 50,000 की लिमिट क्रॉस कर गई, फिर चाहे 3,000 भी है तब भी आपको कोटेशंस लेनी पड़ेंगी। ओके, अच्छा, जब आपके पास बिल आ जाता है तो डीडीओ को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द गुड्स परचेज आर ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड हैव बीन परचेज फ्रॉम अ रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल प्राइस। देखिए ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डीडीओ को और उसको प्रॉपर्ली स्टैम्प करनी पड़ेगी। हर बिल में ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो 3,000 या 3,000 से कम का है। तो ये था आपका 3,000 से कम बिना कोटेशन के। देखिए एक रूल आता है 98, इसमें बताया गया है लोकल परचेज कमेटी। होता क्या है कि जो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आपकी एक आप मान लीजिए सबऑर्डिनेट ऑप्स में बैठे हैं, तो आपको 3 मेंबर कमेटी बनानी होती है अपने ऑफिस की। फिर उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास आप अप्रूवल के लिए देंगे और ये जो रूल 98 के तहत एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है। और ये कमेटी, अब ये जैसे मैंने बताया कि 3,000 तक बिना कोटेशन के ले सकते थे, बट अब इस कमेटी को एम्पावर कर दिया कि अगर 1,00,000 रुपए तक कोई सामान आकर परचेज करना है एक बार में, तो बिना कोटेशंस के 3 मेंबर कमेटी जाएगी, वो मार्केट सर्वे करेगी, जो भी इनको रेट रीजनेबल लगते हैं उनसे ये सामान बिना कोटेशंस के 1,00,000 रुपए तक एक बार में ला सकते हैं। अब क्वेश्चन आती है कि 1,00,000 रुपए कितनी बार तक। देखिए जैसे बिना कोटेशन वाले में 50,000 की कंडीशन से कि एक साल में 50,000 से ज़्यादा नहीं परचेज कर सकते, बट एज सच यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। कमेटी को जितनी बार लगता है, स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए, जितनी बार कमेटी को लगता है वो पूरे साल में कभी भी, कितना कोई लिमिट नहीं है, 1-1 लाख रुपए तक बिना कोटेशन के सामान जो वो परचेज कर सकते हैं। बट ये जो कमेटी है, जब भी बिल आ जाता है तो उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट ये है कि सर्टिफाइड दैट वी द फॉलोइंग मेंबर ऑफ, जो पिछला ऑलमोस्ट नोट था वही यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हर बिल में इनको कमेटी को लिखना पड़ेगा। अगली बात आती है कि देखो हो क्या रहा है ना, छोटी छोटी बिना कोटेशन के ही इतना सामान आ रहा है, तो पीस मिल नहीं करना है। रूल 100 में बताया गया है कि कोई भी सामान लेना है, इकट्ठा सामान लीजिए जितनी आपको जरूरत है, स्प्लिटिंग मत करिए, मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में मत लीजिए, ताकि आपको क्या होता है ना कि हम पेपर फॉर्मेलिटी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में खरीद रहे हैं। तो ये जो पार्ट्स में प्रोक्योरमेंट है ये प्रोहिबिट की गई है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऑडिट पैरा भी लग सकता है। ये रूल 100 में क्लियरली बताया गया है। चलिए अगली हम बात करते हैं कि ऑब्टेनिंग बिड्स। जब भी आप बिड्स कोई भी सामान लेना है, अब इतना आप समझ गए कि 3,000 तक बिना कोटेशन का है, 1,00,000 रुपए तक आप लोकल परचेज कमेटी से प्रोक्योर कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा कोई सामान लेना, मान लीजिए आपको 10 कंप्यूटर चाहिए। अब 10 कंप्यूटर मेरे को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के आएंगे, 6 लाख रुपए के आएंगे। तो वहाँ पे हम ना विदाउट कोटेशंस कर सकते हैं, ना हम लोकल परचेज कमेटी से कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 2 कंप्यूटर अभी लिए, 2 अगली बार लिए, 2 अगली बार लिए। तो फिर हमें जाना पड़ेगा बिड्स के प्रोसेस पे। अब बिड का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 मोड हैं प्रोक्योरमेंट के। अगर बिड से आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, क्या क्या है, एक है लिमिटेड टेंडर सिस्टम, दूसरा है एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम और तीसरा है सिंगल टेंडर सिस्टम। ये अलग अलग तरीके हैं कि जैसे लिमिटेड टेंडर सिस्टम अप टू 10 लाख का कोई सामान आपने एक बार परचेज करना है तो आपको लिमिटेड टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अगर 10 लाख से अब का कोई सामान इकट्ठा लेना है आपने तो आपको एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अगर कोई प्रोप्राइटरी आर्टिकल नेचर का कोई आर्टिकल है जो आप परचेज करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो आपको सिंगल टेंडर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है बिड्स का और इम्पॉर्टेंट भी है। इसको मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में डिस्कस करने की। आई होप कि आपको ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है जो HPFR 2009 के चैप्टर 6 में बताया गया, तो 3 मोड आप बड़े
क्लियरली समझ गए हैं कि एक तो देखिए पहले हम जाएंगे रेट कॉन्टैक्ट पे। रेट कॉन्टैक्ट पे अगर गुड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हम जाएंगे जेम पे। अगर जेम पे भी अवेलेबल नहीं है और छोटा छोटा सामान अगर हम लोगों ने प्रोक्योर करना है तो 3,000 रुपये तक अब बिना कोटेशंस के जा सकते हैं, बट साल में 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया कि लोकल परचेज कमेटी जो 1,00,000 रुपये तक कोई भी सामान लेना है तो प्रोक्योरमेंट कर सकती है, बट ये कमेटी ड्यूली नोटिफाई होनी चाहिए एचओडी से। तो इतना हम समझ चुके हैं। कल हम बात करेंगे कि बिड्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट कैसी होती है। तो अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंप्लाइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।